नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। बांकीपुर में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन दिग्गज प्रचार में ताकत झोंकेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रचार करेंगे। नितिन नवीन समेत बीजेपी के कई दिग्गज चुनावी रण में उतरेंगे। तेजस्वी यादव भी चुनावी रण में उतरेंगे। चिराग पासवान भी चुनाव प्रचार करेंगे। तो चिराग 3 जनसभा को आज संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। तो बड़ी खबर बांकीपुर से, जहां बांकीपुर में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और आखिरी दिन ये सभी नेता जोर लगाने वाले हैं। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उसके साथ तेजस्वी यादव और चिराग पासवान भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव के सियासी रण में अब दिग्गज हुंकार भर रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मेगा रोड शो में सियासी दिग्गज एक दूसरे को ललकार रहे हैं। और एक तरफ देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम सम्राट चौधरी रथ पर सवार होकर मेगा रोड शो में बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए हुंकार भरी, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी रोड शो करके अपनी जीत का दावा किया। सब समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। बांकीपुर उपचुनाव की सियासी लड़ाई में धुरंधरों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को बांकीपुर का इलाका मेगा रोड शो से गुलजार दिखा। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाला, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशी रेखा गुप्ता को जीत दिलाने के लिए मेगा रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। सब समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, सबको सम्मान देना चाहते हैं। बांकीपुर में जीत किसको मिलेगी, ये 3 अगस्त को तय होगा। लेकिन बांकीपुर में रोड शो का ये नजारा अद्भुत है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम है, एनडीए कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। बीजेपी के झंडों से पूरा शहर पटा है। चुनावी रथ पर नितिन नवीन और सीएम सम्राट खुद सवार है। जहां तक नजर जाती है, बीजेपी कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आते हैं। बांकीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जनसैलाब और सम्राट नितिन नवीन की ललकार ने यह बता दिया है कि बीजेपी इस चुनाव में हर हालत में जीत चाहती है। बीजेपी इस चुनाव में कोई चूक नहीं चाहती। बांकीपुर में मेगा रोड शो के जरिए बीजेपी के टॉप ऑर्डर नेताओं ने हुंकार भरकर महाविजय का संदेश दिया। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रति जो विश्वास है जनता का, वो दिख रहा है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और अब हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो बिहार की सेवा का संकल्प लिया है, उस संकल्प के प्रति आस्था दिख रही है, विश्वास दिख रहा है। ये जनता का सैलाब है। जनता तय करेगी 30 तारीख को। एक एक वोट भाजपा के निशान पर नीरज सिन्हा को देने का काम करेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता लगातार भाजपा और एनडीए के साथ खड़ी है। सब मेरे बड़े भाई हैं और छोटा भाई के लिए सभी लोग आए हुए हैं। एक तरफ बीजेपी के मेगा रोड शो में एनडीए का जोश हाई दिखा, तो तेजस्वी यादव भी पहली बार प्रचार के रण में उतरे। तेजस्वी यादव ने मीठापुर से रोड शो की शुरुआत की। तेजस्वी यादव की गाड़ी पर प्रत्याशी रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। तेजस्वी यादव के रोड शो में आरजेडी कार्यकर्ताओं का हुजूम था। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि रेखा गुप्ता की जीत पक्की है। देखिए, बांकीपुर चुनाव राष्ट्रीय जनता दल जीत रहा है। बांकीपुर उपचुनाव जीतने की आखिरी तैयारी चल रही है। बीजेपी का जोश हाई है, तो तेजस्वी भी सियासी रणभूमि में हुंकार भर रहे हैं। सियासी रण में दिग्गजों के जमावड़े ने इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बड़ा सवाल है कि बांकीपुर की जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार बंद, सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज और फिर एक ऐसी तस्वीर जिसने पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। सिवान में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस जवान ने AK-47 से फायरिंग कर दी। वीडियो सामने आया, सवाल उठे और देखते ही देखते मामला पुलिस कार्रवाई से निकलकर सियासी संग्राम में बदल गया।
तारीख 25 जुलाई छात्र संगठन आइसा ने बिहार बंद का ऐलान किया। हजारों छात्र पूरे राज्य में सड़कों पर आ गए क्योंकि मुद्दा छात्रों का था और दिल्ली में नीट धांधली के खिलाफ प्रदर्शन जारी था, तो छात्रों का आक्रोश सातवें आसमान पर था। कई जिलों में प्रदर्शन तेज हुआ, लेकिन देखते ही देखते प्रदर्शन और टकराव की तस्वीरें सामने आने लगी। कहीं सड़कें जाम हुई, कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और कई जगह हालात बेकाबू हो गए। तो सिवान में खाकी के एक जवान ने भी तेवर दिखा दिए और हाथ में पकड़े AK-47 से फायरिंग कर दी, जिसने पूरे देश की सियासत को एक बहस का मुद्दा बना दिया। 23 प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज, करीब 450 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। पटना में 30 लड़कियों को छोड़ा गया, 45 नाबालिगों को भी रिहा किया गया। बवाल इतना बढ़ा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से सीधा सवाल किया, साथ ही पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग भी उठाई और पूछा कि आखिर ऐसी कार्रवाई किसके आदेश पर की गई। जिस प्रकार से छात्रों पर AK-47 चलाई गई, इसके लिए सम्राट चौधरी को स्पष्ट करना चाहिए। ये दिखावटी कार्रवाई से नहीं चलेगा। आके खुद छात्रों को जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को। यही नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस पर सरकार को घेरते नजर आए। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है। मोदी जी, कहा गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47। मोदी जी, देश के छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने छात्रों पर हमला किया है, उन्हें कुचला है, उन पर कार्रवाई कीजिए, छात्रों पर नहीं। बवाल बढ़ा तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उस आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया गया, राइफल सीज कर ली गई और जांच का दायरा बढ़ा दिया गया और प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सफाई भी दी गई। AK-47 से कोई जख्मी नहीं हुआ है। क्यों DIU का जवान JP चौक पर गया, इसकी जांच के दौरान पता चला कि उसी दिन सुबह एक हत्या की घटना घटित हुई है। इसकी जांच एवं कार्यवाही के लिए वह टीम वहां से गुजर रही थी। कमिश्नर सर एवं DIG सर का संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन है। सिपाही अभिषेक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एक तरफ उपद्रवियों का तांडव है तो दूसरी तरफ कानून के रखवालों की कार्रवाई पर सवाल। पुलिस कह रही है कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ विपक्ष से छात्रों पर सख्ती और सरकारी विफलता का मुद्दा बना रहा है। एक जवान सस्पेंड हो चुका है, जांच जारी है, लेकिन AK-47 की गूंज अब सिर्फ सिवान तक सीमित नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में भी दूर तक सुनाई दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह और पटना से रवि S नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं, बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है नीट प्रदर्शन को लेकर। 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शन में शामिल होने वालों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। गृह विभाग ने जारी किया है आदेश। दर्ज FIR, परिवाद और शो कॉज वापस लेगी सरकार। हिरासत में लिए और गिरफ्तार लोगों की तुरंत रिहाई होगी। भविष्य में भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्र और CJP के बीच सहमति के बाद CM सम्राट चौधरी ने ये निर्देश दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर देखिए, फ्यूचर में भी इन प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक को लेकर संसद में हंगामा खत्म होने की उम्मीद है। लोकसभा में आज इस संशोधन विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। कल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। प्रस्तावित संशोधन के तहत अगर किसी व्यक्ति पर पेपर लीक का आरोप साबित होता है तो 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सोमवार को लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक को सदन में पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा को लेकर सहमति बनाने के लिए कहा, पर विपक्ष के हंगामे के कारण बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। रिपोर्ट देखिए। श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं के
विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। नीट पेपर लीक के बाद भड़के जेन जी प्रोटेस्ट को शांत कराने के लिए पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने की बात कही और प्रधानमंत्री मोदी के वादे के मुताबिक संसद की कार्यवाही सोमवार को शुरू होते ही बिल को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश भी कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। बिल का मकसद परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाना है। ये बिल पब्लिक एग्जामिनेशन अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। इसके तहत आरोपी को 5 से 10 साल की जेल, 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान, परीक्षा कराने वाली एजेंसियों पर 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना का प्रावधान, एजेंसी पर 8 साल तक प्रतिबंध लगाने का प्रावधान, जिम्मेदार अधिकारियों और संगठित गिरोहों के लिए भी सजा और जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव है। पेपर लीक मामलों की जांच और अपील के निपटारे की समय सीमा भी तय करने का प्रावधान इस संशोधन बिल में है। सरकार की तरफ से बिल पेश किए जाने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा को लेकर सहमति बनाने के लिए सदन को समय दिया, पर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। हंगामे के चलते 3 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और आखिर में बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। अब ऐसे में सवाल है कि जब विपक्ष छात्रों के हित की बात कर रहा है तो बिल पर चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं? क्या छात्रों के नाम पर विपक्ष केवल अपनी सियासी रोटी सेकना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल के 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। पास के मकान को भी नुकसान हुआ है। आग रात 2 बजे लगी, सुबह 5 बजे बुझाई गई। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है, जहां कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। देर रात आग लगी थी। दमकल की 3 गाड़ी मौके पर पहुंची थी और सुबह के 5 बजे यह आग बुझाई जा सकी। 3 घंटे का वक्त लग गया था। खबर बेतिया से, जहां मीना बाजार में अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद बढ़ गया। प्रशासन ने बुलडोजर से दुकानें तोड़ दी, जबकि कारोबारी लगातार हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते रहे और इस बीच तनाव के बीच पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार और प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। बेतिया शहर के ऐतिहासिक मीना बाजार में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। जैसे ही पीले पंजे ने दुकानों और मकानों की गेट और दीवारों को तोड़ना शुरू किया, स्थानीय लोगों का आक्रोश भी खूब देखने को मिला। जमकर लोगों ने हंगामा किया। कार्रवाई का कारोबारियों ने विरोध किया और कई दुकानदार दुकानों के भीतर बैठ गए। इस बीच प्रशासनिक टीम ने जेसीबी से गेट और ताला तोड़कर कार्रवाई आगे बढ़ाई। व्यापारियों का दावा है कि कुछ दुकानों से जुड़े मामलों में पटना हाईकोर्ट से राहत मिली हुई है और कुछ मामलों की सुनवाई 13 अगस्त को होनी है। बावजूद इसके प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर दुकानों को ध्वस्त कर दिया। व्यवसायियों का कहना है कि ये दुकानें उन्हें पहले राज व्यवस्था के समय पट्टे पर मिली थी और वे सालों से नियमित रूप से टैक्स का भुगतान भी करते आ रहे हैं। इसमें 85 दुकान तोड़ा जा रहा है, जो इसी दुकान से सब आश्रित है लोग। इसी से घर द्वार चलता है, बाल बच्चा लोग का खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब इसी से चलता है। लेकिन यहाँ के माननीय जो हैं उन लोगों को सोचना चाहिए, ये जो दुकान टूट रही है ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 5 दिन का टाइम मांगा जा रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम दिया जाए, हम लोग को 13 अगस्त टाइम दिया जाए। सभी व्यवसायियों को बता दें कि मीना बाजार और छोटा रमना इलाके में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने पहले से कार्रवाई की तैयारी की थी। 85 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिए जाने के बाद से ही व्यवसायियों में नाराजगी थी। रविवार को दुकानदारों ने इसके विरोध में धरना दिया और बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद रखने का ऐलान किया था। इसके अगले दिन प्रशासनिक टीम पुलिस बल और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। कारोबारियों का आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सिर्फ गरीब दुकानदारों को निशाना बनाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट।
मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया राजन जायसवाल को एसटीएफ पुलिस ने रिमांड पर लिया है। माफिया राजन जायसवाल ने एसडीएम अरुण पांडे से ट्रांसफर पोस्टिंग करवाने के नाम पर 25 लाख की राशि मांगी थी। राजन जायसवाल के मोबाइल से कई अहम जानकारी मिली है। पहले भी कई थाना प्रभारी और अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी जानकारी मिली है। एसटीएफ ने मोकामा से ट्रेन से गिरफ्तार किया था। कई सफेद पोस्ट और ब्यूरोक्रेट्स के साथ फोटो लेने का राजन शौकीन था। बात करते हैं बेगूसराय की। बेगूसराय से यह खबर मिल रही है, बालिका गृह से बच्चियों के भागने का मामला। अब तक 3 नाबालिग बच्ची मिली है। जांच के बाद वापस बालिका गृह भेजी गई है। 2 बच्ची की तलाश अभी भी जारी है। बता दें आपको, रतनपुर थाना क्षेत्र के तेलिया पोखर बालिका गृह से 5 नाबालिग बच्चियां खिड़की की ग्रिल काटकर फरार हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने खुद बालिका गृह पहुंचकर वार्डन और कर्मचारियों से पूछताछ की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। बच्चियों को सुरक्षित ढूंढने के लिए सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और काफी खोजबीन के बाद 3 नाबालिग बच्चियां बरामद कर ली गई। फरार बाकी 2 बच्चियों की तलाश के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ साथ तकनीकी और सर्विलांस टीम की मदद भी ले रही है। इसके साथ ही जिले के सभी थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स और आसपास के सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब देखिए, इस घटना के बाद न्यूज 18 सवाल पूछता है, बालिका गृह से बच्चियां आखिर कैसे फरार हो गई? सवाल ये, क्या बालिका गृह में सुरक्षा भगवान भरोसे है? बच्चियों ने इतनी आसानी से आखिर ग्रिल कैसे काट लिया? ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, बालिका गृह से बच्चियां फरार हो गई, बड़ी लापरवाही भी इसको कही जा सकती है, क्योंकि इतनी आसानी से ग्रिल आखिर बच्चियां कैसे काट ली गई? क्या अभी तक जांच पड़ताल में सामने आया है संतोष? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी घटना तो है ही, साथ ही साथ अपने ये बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है, क्योंकि जो बालिका गृह है उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ के वार्डन होते हैं, कर्मचारी होते हैं, लेकिन इतने लोगों के रहते हुए अगर बच्चियों के द्वारा ग्रिल को काटा गया, काटने में भी समय लगा होगा और वहाँ से बच्चियां फरार हो जाती हैं, तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाई और 3 बच्चियों को बरामद कर लिया गया है। 2 की तलाश जारी है। 2 बच्ची अभी भी पुलिस जो है उन तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी बच्चियों को भी बरामद कर लिया जाएगा। लेकिन जो जांच पड़ताल अभी तक की गई है उसमें कोई ऐसी बात पुलिस के द्वारा नहीं बताया जा रहा है कि आखिर इन बच्चियों के फरार होने की वजह क्या थी, किस कारण से बच्चियां फरार हुई थी। जो बरामद की गई हैं बच्चियां हैं, उनसे पूछताछ पुलिस के द्वारा भी किया गया है और उनको सुरक्षित फिर बालिका गृह भेज दिया गया है। लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन कारणों से बच्चियां वहां से फरार हुई थी, और फरार हुई तो वहां जो वार्डन होते हैं या जो बालिका गृह के कर्मचारी थे वो कैसे नहीं देख पाए। ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका हल भी ढूंढना जरूरी है, क्योंकि ये पहली बार की घटना नहीं है, इससे पहले भी ये बातें सामने आ चुकी हैं और हो सकता है भविष्य में भी ऐसी कोई घटना हो। तो इसके लिए पुलिस को और साथ ही साथ जो भी सिस्टम के अंग हैं उनको सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं फिर सामने और संतोष, अभी तक 3 नाबालिग बच्चियां मिल गई हैं, तो क्या इन लोगों से पूछताछ हुई है? जी बिल्कुल, जो बच्चियां बरामद हुई हैं उनके द्वारा पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन चूंकि अभी 2 बच्ची बरामद नहीं की गई है, इसलिए जांच के सवाल को लेकर पुलिस के द्वारा कुछ स्पष्ट अभी नहीं बताया जा रहा है, सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। हाँ, ये बातें आज शाम तक उम्मीद की जा रही है कि सामने आएगी कि आखिर किन कारणों से बच्चियां वहां से फरार हुई थी, क्योंकि ये सारी बातें वो बच्चियां ही बता पाएंगी जो वहां से फरार हुई थी। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और लेकिन पुलिस की जो तत्परता थी वो कहीं न कहीं काबिले तारीफ थी। हालांकि 2 बच्चियां अभी भी पुलिस ठीक है संतोष, नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पटना से बड़ी खबर, जहां युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। नौबतपुर में 24 साल के युवक की हत्या की गई है। हैप्पी राज की गोली मारकर हत्या की गई है। देर रात सड़क किनारे शव मिला है। सोमवार शाम को हैप्पी जाते हुए दिखा था। 2 युवक आर्यन सुधीर के साथ जा रहा था। बाइक पर जाते युवक दिखा था। देर रात हैप्पी का शव मिला।
परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। तो हैप्पीराज की हत्या की गई। देर रात सड़क किनारे शव मिला। घटनाक्रम से जुड़ी 3 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 साल के हैप्पीराज की हत्या कर दी गई। जांच में अब पुलिस की जो टीम है वो जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। देर रात सड़क किनारे शव मिला था। सोमवार शाम को हैप्पी जाते हुए दिखा था। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है एवं एफएसएल टीम एवं तकनीकी टीम को भी आवश्यक साक्ष्य संकलन हेतु घटनास्थल पर बुलाया गया है। सबको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है तथा इस संबंध में वरीय के निर्देशानुसार एक एसआईटी का गठन किया गया है, जो कि जो अभियुक्त हैं जिनकी पहचान की गई है उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। इस संबंध में कांड दर्ज करते हुए अग्रिम विधि संबद्ध कार्रवाई की जा रही है। अमरजीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमरजीत, इस युवक की हत्या की गई है, पूरा मामला सामने क्या आया है? अभी तक जो मामला सामने आया है उसमें जो युवक इनके साथ गए थे आर्यन और सुधीर, उन्हीं पे हत्या का आशंका परिजनों ने जताया है और उसी के खिलाफ जो है मामला दर्ज कराया है। हालांकि पुलिस जो है हर टेक्निकल एविडेंस तलाशने में जुटी हुई है और साथ ही एफएसएल को भी लगाई है। इस मामले में जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया है कि ये पहले 2 गोलियां मारी गई हैं, गांव के बाहर ये घटना हुई है और उसके बाद कुदाल से उसके सर को काट दिया गया है। तो ये निर्मम हत्या है और इस हत्या में जो परिजन हैं वो सुधीर और आर्यन पे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है हर मामले की जांच कर रही है और इस मामले में अभी और भी बातें जो है सामने आ रही हैं, लेकिन उसका कोई तथ्य अभी सामने नहीं आया है। शराब मामले से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है कि इससे आर्यन और सुधीर और उसके साथ जो है मृतक जुड़ा हुआ था। तो ये अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो ग्रामीणों का कहना है वो ये बातें बता रहे हैं कि वो शराब मामले से भी जुड़ा हुआ था। हालांकि ये जांच का विषय है और पुलिस हर जांच में जुटी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।